हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम 14 अप्रैल से शुरू है और इसमें जो है ये 3 पेपर होगा। इसमें 3 पेपर एग्ज़ाम होगा और एक पेपर होगा लैंग्वेज के लिए, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 इंग्लिश से रहेगा, 70 हिंदी से रहेगा। दूसरा पेपर होगा जीके जीएस का, ये भी 100 मार्क्स के होंगे और तीसरा पेपर होगा एप्टीट्यूड के लिए, ये भी 100 मार्क्स के होंगे। तो हम लोग जीके जीएस वाला जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें इसमें रिवीजन करेंगे हम लोग, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए। मतलब बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, बीपीएससी हो गया या फिर बिहार के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो हर एक एग्जाम में प्राचीन इतिहास, हम लोग अभी भारतीय इतिहास को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि शुरू करेंगे पहले प्राचीन इतिहास, फिर आएगा मेडिवल हिस्ट्री, अभी एंशिएंट है, फिर मेडिवल आएगा, फिर आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अभी से लगातार, मतलब पीछे का अगर जोड़िए तो लगभग 20-25 साल पहले से इसमें यहाँ पे कलेक्शन है सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देखिए, आपको साइड में दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आई होप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम देने वाले हों। और बिहार दरोगा का मेंस भी जो होगा तो उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा ये सारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे ही बता दूं कि ये जो बुक है ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है, उसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये वन लाइनर है। बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, सीबी, सीएसबीसी, डीआरडीए, ये समान अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान वन लाइनर सार संग्रह, ठीक है। इसमें जितने भी है देखिए आप, हर एक टॉपिक वाइज दिया गया है क्वेश्चन इसमें वन लाइनर के फॉर्म में। और ये सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन है इसमें। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्वेश्चन एक बार आ गया तो नहीं आता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे ऐसे जो कि रिपीट हुए कई सारे एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन। जैसे देखिए आपको इधर साइड साइड में दिखेगा कौन सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुआ है, मतलब वो दिखते रहेगा हर एक ईयर वाइज सब। तो रिवीजन के लिए आप लोग देखिएगा इस लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान राज्य में। कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो इसका इसकी जो प्राचीनतम संस्कृति है ये है पुरा पाषाणिक संस्कृति। पुरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है कहाँ पे? यह है भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनके निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से? ये होता है पाटने। पाटने जो है ये महाराष्ट्र में है ये जगह। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति। जिस काल में कृषि कर्म का दुष्प्रभाव हुआ वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो वह कहलाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव, सॉरी मैंने इससे पहले दुष्प्रभाव बोल दिया था, प्रादुर्भाव हुआ तो वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमा पुरा स्थल स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है कॉपर एज को, ठीक है, यानी ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन सा था? तो ये था कुत्ता। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ तो ये होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसको कहते थे गड़ासा। क्या कहते थे? गड़ासा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? तो यह है लोथल। इस समय मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? यह है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? सॉरी, कब हुआ था हड़प्पा का उत्खनन? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैंने पूछ ही लिया कि हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था, तो इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पीय संस्कृति यानी सैंधव संस्कृति के उपकरण
निर्मित थे किस चीज से, तो ये बने हुए थे ताम्र और कांसा से, ताम्र और कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक नाक के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, तेरह था 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, क्या थी, ये थी नगर नियोजन, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी क्या, तो नगरीय। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, यह है बनावली, बनावली से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे कौन, तो आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एम दीक्षित तथा एम एस वत्स। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल कौन सी नदी के तट पे है, तो यह बोकबा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे, ये धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ किस रंग का, लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता डैश के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, चनहुदड़ो। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, कहाँ पे मिला था, ये मिला था मोहनजोदड़ो से। सैंधव लिपि की दिशा लेखन दिशा क्या थी, तो ये थी दाहिने से बाएं, मतलब इस तरफ से इस तरफ। हम लोग लिखते हैं अभी इस तरफ से इस तरफ, बट जो सैंधव लिपि की जो लेखन दिशा थी ये इधर थी, उल्टा। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं वह है धौलावीरा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वो था लोहा। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ पारिवारिक संबंध रखते थे, किसके साथ पारिवारिक संबंध रखते थे, तो ये रखते थे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को ही हम लोग अभी शायद इराक कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से मिला, कालीबंगा से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है किससे, तो ये सेल खड़ी से, सेल खड़ी। मेसोपोटामिया का अभिप्राय, मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है यह है लोथल। हड़प्पा स्थल स्थित जो है हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे, तो ये रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था तो वो था कांस्य। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन तथा कांस्य के। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी कब, तो 1922 ईस्वी में। सैंधव स्थल जो पंजाब में है वो है हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है यह है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए, तो ये थी गेहूं की खेती के लिए। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी, तो ये हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास। वेदों में प्राचीनतम वेद, चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें जो प्राचीनतम है ये है ऋग्वेद। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कितने हैं, तो चार। गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। त्रयी का अभिप्राय है, यानी 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुस्नी नदी के तट पर, परुस्नी नदी तट पर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है किसको, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस कोई। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुई धर्मशास्त्रों के समय में। अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्गत हुई धर्म शास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यह है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था, कौन नहीं था वैदिक देवता, तो कार्तिकेय।
जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है यह है यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने की थी? तो ये थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला है कि संग्रहिता। संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कोषा अध्यक्ष। कोषा अध्यक्ष यानी ट्रेजरी, ट्रेजरी के जो हेड होते हैं उसको। प्राचीन भारत में पालागल था। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो ये संदेश वाहक थे, विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी, इसी को बोला जाता था पालागल। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? ये थे ब्रह्मा। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी कितने दिनों के लिए? 18 दिनों के लिए। ऋग्वेद में अधन्य कहा गया है गाय को। अधन्य कहा गया है गाय को। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है कहाँ पे? यह अथर्ववेद में। वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है क्या है? तो सबसे पहले जो है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर यजुर्वेद है और सबसे लेटेस्ट अथर्ववेद है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उसकी संख्या है 108। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी किसने? मनु ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया कहाँ पे? गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था किसने? तो ये थे मोगलीपुत्र तीर्थ। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पहली जो है ये हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है ये हुई थी जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को किसने बुलाया था? अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि मतलब अपना अपने अपने प्राण को त्याग किया था उन्होंने वहीं पर। भारतीय दर्शन डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये थे इनका नाम था महामाया। लेकिन उनको उनका पालन पोषण जो जिन्होंने किया था वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा था महात्मा बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया तो वो थे अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है कहाँ पे? यह पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया था वो है जिम्बिक ग्राम। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है किसकी? तो है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया किसने? आजीविकों ने। सबसे पूर्ण कालिक जैन धर्म ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? इसको लिखा था भद्रबाहु ने।
यह वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ये आत्म दमन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, मतलब इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि रिपीट हुआ है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम में है वो मतलब एग्जाम का नाम और डेट। अगला है कि वर्तमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक जो थे, प्रथम तीर्थंकर थे, वो थे ऋषभ देव। उनका नाम था आदिनाथ। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु के द्वारा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से। सारनाथ बनारस के पास है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ये थी पाली। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं कौन? गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप प्रतीक है मृत्यु का। ठीक है। जो वो स्तूप बना हुआ था उसका वो प्रतीक किसका है? तो मृत्यु का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। वज्रयान संप्रदाय है किसका? बौद्धों का। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म हिमायत करता है किसका? तो ये हिमायत करता है मध्यम मार्ग का। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसको करवाया था सम्राट अशोक ने। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो स्थित है नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। बुद्ध के उपदेश संबंधित आचरण की बुद्ध के उपदेश जो है संबंधित है किससे? तो यह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की वो क्या है? तो यह कर्म का सिद्धांत। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो ये थी लिच्छवी। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है किसका? तो यह यहूदी धर्म। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। बिंबिसार शासक था हर्यक राजवंश का। बहुत लोग कंफ्यूज होता है बिंबिसार और बिंदुसार में। तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के राजवंश के थे और एक है बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के थे, जो कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो ये थे जीवक। पाटलिपुत्र किसकी राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी मगध की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कौन से राज्य पर राज करता था? तो ये मगध पे। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये थे उदयीन। अवंती यानी उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी उज्जैन। अवंती का राजा कौन थे? तो चंड प्रतोद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ग्रंथ था, क्या था? ये था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? ये अंगुत्तर निकाय में है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कौन सी शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या है? तो यह है गांगे मैदान। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी वत्स। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, ये था मगध। मगध साम्राज्य का वो शहर जो सोन गंडक के संगम पर बसा हुआ है, ये है पाटलिपुत्र यानी पटना। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर। अवंती की राजधानी उज्जैन। चंपा कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी अंग। अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, तो ये थे भास्कर बर्मन।
मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदमन ने। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभि अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, दिव्यावदान पुस्तक का नाम है, ठीक है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार की न्याय करता था, तो ये फौजदारी। समाहर्ता क्या थे, तो समाहर्ता थे महासंग्रहकर्ता, मतलब उसी को अभी हम लोग कहें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो ये था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है कितने, 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था, ये है ब्रावो। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह है ब्रावो स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः कौन से नाम से जाने जाते थे, तो ये थे प्रियदर्शी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है, तो यह है सोह गौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक थे। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो ये थे विशाखदत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, यह है चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, वह है विशाखदत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य कौन से सम्राट का प्रधानमंत्री थे, वे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया था, मौर्य वंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने, विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है किस पे, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। नाम है अर्थशास्त्र यानी होना चाहिए इकोनॉमिक्स, मतलब उसमें फाइनेंस वगैरह के बारे में, बट उसमें है पुस्तक जो है ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत किसका था, ये था सेल्युकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, कहाँ पे, ये मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में। इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन थे, तो ये थे पोता यानी पौत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे जो थे बिंदुसार, उनके बेटे थे सम्राट अशोक। मौर्य शासक अशोक की रानी की नाम क्या थी, तो इनके नाम रानी का नाम था करुवकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, यह था श्रीलंका। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा कौन से नगर में आयोजित की गई थी, ये की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक ने कौन से राज्य पर आक्रमण किया था, कलिंग पे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो ये थे बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात कौन से वंश का राज्य स्थापित हुआ था, तो ये था शुंग वंश। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध है सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने भारत पर राज किया, तो कान्व। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो यह है कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विम कडफिसेस ने। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली जो है ये फली फूली कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कौन से नगर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी कश्मीर में, जिसका कि नाम था कुंडल ग्राम। ये चौथी थी।
सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के शासन समय को, मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, यह कुम्भरार पटना में ही है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने कौन से संप्रदाय को दान किया था, तो ये आजीवक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो यह मिलिंद पन्हो। शक वंश की कद्र कम शाखा का संस्थापक था चटसन। काला शोक संबंधित था शिशुनाग राजवंश से। चीनी जनरल पान चाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था वो थे कनिष्क। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो कौन सा ये स्तंभ है, तो यह संकिसा स्तंभ। लौरिया अर्राज लौरिया अर्राज है, क्या है, तो यह स्तंभ लेख है, बिहार के चंपारण में है। सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था, ये थे अशोक। जिस स्थान के स्तूपों अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, यह कंगन हल्ली। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था सन्निधाता। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, ये थे प्रशासन के। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था, वो थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला जिस जैन संत के साथ गए थे, वो कौन थे, तो वो थे भद्रबाहु। चाणक्य को इसी नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से। सारनाथ का लायन कैपिटल संबंधित है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक महान पुत्र थे किसके, बिंदुसार के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे, राजदूत थे, ठीक है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। यूनानी स्रोत में अग्रमीच एवं जैंड्रमीच मगध के जिस शासन को कहा जाता था, वो थे धनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था, कब आया था, मतलब किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और सम्राट अशोक महान, जिसे 20-40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय का नाम क्या था, तो ये थे पाटलिपुत्र, जगह का नाम था। मतलब प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध से संबंधित है सम्राट अशोक। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो कलहन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार। मौर्य राज्य का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आए थे, तो के बाद आए थे शक एवं हून। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो ये थे पुरुषपुर यानी पेशावर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये होता है कश्मीर में। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था डेरियस। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कुषाण राजवंश कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 AD में। शक काल आरंभ होता है 78 ईस्वी में। संगम युग में उरेयूर विख्यात था किसके लिए, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी किसने, तो इनका नाम था विल्ली पुतूर ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो यह गुप्त कला के। चेर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो ये था कुरुवूर या करूर। एरन अभिलेख का संबंध जो शासक है वो है भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का राज दरबारी कवि था, ये थे समुद्रगुप्त का।
झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्र लेख में डैश को परम भागवत कहा गया है, तो यह समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कौन से शासक का जिक्र कितने शासकों का जिक्र किया गया है, तो यह टोटल 9। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का लेखक थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन कौन सी काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये थी गुप्त काल की। वह वंश जिसने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया था, तो ये थे गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता था, यह तर्क दिया है किसने, तो आर एस शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में डैश नाम से अंकित है, दिनार। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, ये था ताम्रलिप्ति। यह पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने किया था। वह भूमि जिसको अपहृत कहा जाता है, किसको कहा जाता है अपहृत, बिना जोती हुई जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त II के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन से साम्राज्य के शासक थे, तो ये थे गुप्त। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त II ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया, चंद्रगुप्त II। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त I या फिर चंद्रगुप्त II जो है, मतलब यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मौर्य साम्राज्य के थे, और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के हैं चंद्रगुप्त I और चंद्रगुप्त II। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया, चंद्रगुप्त II। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो यह है विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, तो यह है वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा से, जावा सुमात्रा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हेन सांग ने कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा में। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी वानभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे, तो ये हेन सांग। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने, तो वर्धन राजवंश। चीनी यात्री युवांग यानी हेन सांग भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। अगला है जिसमें कि सही सुमेलित करना है, यहाँ पे ऑलरेडी सही सुमेलित किया हुआ है। चंद्रगुप्त I का जो चंद्रगुप्त I मतलब इनका रिलेशन है कुमार देवी से। समुद्रगुप्त का है प्रयाग शिलालेख से। चंद्रगुप्त II है विक्रमादित्य। कुमारगुप्त I है महेंद्रदित्य। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा। किराता किराता जूर्नीय पुस्तक लिखा था भारवी ने। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज।
वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ये थे फाहियान। राजपूत काल में नवीन जाति कौन से प्रमुखता में आई? कांस्य कायस्थ सॉरी, राजपूत काल में नवीन जाति कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? कायस्थ। मतलब जो टाइटल सिन्हा जो लगाते हैं वो कायस्थ उन्हीं को बोला जाता है। गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया समुद्रगुप्त ने। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थे, ये थे बालपुत्र देव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलीय शास्त्री थे आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हूनों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार डैश के पास था? तो राजा के पास। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की धानेश्वर से कन्नौज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो ये थे वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल वन को। सिंधु पर असफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह है चंदवर दाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव ने। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिनी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य फरमान अभियान भारत में किया था 1027 ईस्वी में। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। रथ पैगोडा का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग कहा जाता था इसको? तो ये कहा जाता था मतलब व्यापारी वर्ग से जाना जाता था वेनिगर नाम से, ठीक है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम। कब? तो 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी के बीच। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है कोणार्क सूर्य मंदिर। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेय कोंड चोलपुरम रखा था। कौन थे? तो वो थे चोल शासक राजेंद्र वन। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ये थे दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश की राजधानी थी वतापी। काकोट राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहास से। पुरी में स्थित विश्व विख्यात जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर संबंधित है राष्ट्रकूटों से। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फुट। गंधार कला मिश्रित थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों द्वारा। अजंता एवं एलोरा की गुफा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम अब बदल के हो गया है संभाजी नगर, ठीक है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। राजा भोज संबंधित थे परमार राजवंश से। चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया यानी इराक की। हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफा है महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। बोरोबुदुर विश्व में सबसे
अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति तथा मूर्ति कला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम है सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है बरूची ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है कालिदास। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान रहा था, तो लोहा। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी तो ये थी खरोष्ठी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे तो ओम शब्द से करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे होंगे। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ पे? ये एलोरा में है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं कौन से पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ये विंध्याचल में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपराहवा में। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो इनका नाम है भास। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से। पाणिनि कृत अष्टधाई संबंधित है व्याकरण से। मृच कटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अजंता की चित्रकला से से डैश चित्रों का वर्णन मिलता है? तो जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे कौन? तो ये थे आर्यभट्ट। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता का एक और नाम है, तो ये है विष्णु का। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंद्रेश्वर। उदंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हून राजा तोरमान डैश अलौकिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो यह है प्रकाश धर्मन। हून राजा तोरमान डैश औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो उनका नाम था प्रकाश धर्मन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज चोल वन ने। वह अभिलेख जिसमें विधवा दान का उदाहरण उल्लिखित है, यह भानुगुप्त का एरन अभिलेख स्तंभ। ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल के द्वारा। डेक्रॉन के कानून संबंधित है ग्रीस यानी यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में था। मृच कटिकम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। कलहन द्वारा राज तरंगनी जो है रचित, यह है कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णित है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु और झेलम नदी के बीच। बुद्ध चरित के लेखक है अश्वघोष। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। तो यहीं तक मतलब हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें कि हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक बिहार के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, बिहार सीडीपीओ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडी, बीपीएससी एईडी पहली बार होने जा रहा है, तो बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार APOGS, 30th बिहार जुडिशियरी, उसके बाद बीपीएससी LDC फॉरेस्ट गार्ड, कई सारे एग्जाम्स, बिहार SSC जूनियर इंजीनियर, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक। तो इन सारे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये सारे क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो अभी बीपीएससी AEDO का जो एग्ज़ाम होगा 14 जुलाई से, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही सही रहेगा। आप इस वीडियो को देखिए, एक रिवीजन होगा और बिहार दरोगा का जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए टारगेट करके आप इस लेक्चर को एक बार देखिएगा, एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के या फिर जैसे देखना हो रिवीजन के तौर पे। तो यहाँ से आपको अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी प्राचीन इतिहास की। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी एईडी और बिहार दरोगा का मेंस देने जा रहे हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।